हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एज़ यू नो, हमारे देश में यूपीएससी और स्टेट पीएससी के अलावा अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान के पेपर में इतिहास से जुड़े प्रश्न काफ़ी अधिक संख्या में पूछे जाते हैं। अतः आज के इस वीडियो में मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत गुप्त वंश के पतन के पश्चात एवं मुस्लिम शासन के पूर्व के उस काल से संबंधित प्रश्नों का समावेश किया है जब अनेक क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो रहा था और ये सत्ता के लिए संघर्षरत थे। इन्हें प्रायः राजपूत काल भी कहा जाता है। दोस्तों, मैं हूं आपका AKS सर। स्वागत करता हूं आपका अपने AKS क्लासेस में। आपकी सफलता में मैं सहायक बन सकूं, इसी उम्मीद के साथ आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस: हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और पुष्यभूति। वर्धन वंश की स्थापना, और इसका उत्तर है डी, पुष्यभूति। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। छठी शती के उत्तरार्ध एवं 7वीं शती के पूर्वार्ध में थानेश्वर, हरियाणा में वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति के द्वारा की गई थी। ये जो पुष्यभूति है वह गुप्त साम्राज्य के अधीन सामंत था। अगला प्रश्न, वर्धन वंश की जानकारी किन अभिलेखों से प्राप्त नहीं होती? मधुबन, बांसखेड़ा, सोनीपत और मस्की, ये 4 अभिलेख हैं। वर्धन वंश की जानकारी किन अभिलेखों से प्राप्त नहीं होती? उत्तर है ऑप्शन डी, मस्की। बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं, मधुबन, बांसखेड़ा और सोनीपत, इनमें हमें वर्धन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वर्धन वंश के बारे में हर्षवर्धन के मधुबन, बांसखेड़ा, सोनीपत के अलावा नालंदा अभिलेखों से इस वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इन अभिलेखों से हर्ष के पहले के शासकों नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन के नामों का उल्लेख हमें इन अभिलेखों में मिलता है। अगला प्रश्न देखें, किसने अपने वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज कर दी थी? अर्थात किस शासक ने थानेश्वर से अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर कन्नौज कर दिया था? ऑप्शंस हैं हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और पुष्यभूति। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, जिसने 606 से 647 ईस्वी के बीच शासन किया था, उसके बहन का पति ग्रहवर्मा कन्नौज का शासक था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। अतः हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री की सहमति से उसका राज्य संभाला और अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। अगला प्रश्न देखें, वर्धन वंश के किस शासक ने अपने पदाधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई? अर्थात शासन पत्र के माध्यम से जमीन देने की प्रथा किसने चलाई? ऑप्शंस: हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और पुष्यभूति। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपना जो शासन है वो विकेंद्रीकृत किया एवं अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों एवं पदाधिकारियों को शासन पत्र के माध्यम से जमीन प्रदान किया और उनसे वह कर वसूलता था। इस प्रकार उसने अपना शासन डिसेंट्रलाइज करके अपने पदाधिकारियों के माध्यम से कर वसूलते हुए किया। अगला प्रश्न देखें, हर्षवर्धन ने प्रशासनिक सुविधा के लिए अपने साम्राज्य को जिन इकाइयों में बांटा वे क्या कहलाते थे? ऑप्शंस हैं ग्राम, विषय, भुक्ति, पृथक। ये 4 ऑप्शंस में जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, भुक्ति।
हर्षवर्धन ने अपने सीधे नियंत्रण वाले क्षेत्रों को जिन प्रांतों में बांटा वे भुक्ति या देश कहलाते थे। ये उपरिक या भोगपति के अधीन होते थे, अर्थात भुक्ति का जो शासन है वह उपरिक के माध्यम से किया जाता था। भुक्ति को विषय में, विषय को पृथक में और पृथक को ग्राम में बांटा जाता था। इस प्रकार भुक्ति, विषय, पृथक और ग्राम ये प्रशासन की इकाइयां थी, ये यूनिट थे प्रशासन के। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के काल में भूमि से प्राप्त होने वाले करों में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शंस हिरण्य, उद्रंग, धान्य, धातु। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धातु। बाकी के जो ऑप्शंस हैं, हर्षवर्धन के काल में सर्वाधिक आय भूमिकर से प्राप्त होती थी, जिसमें हिरण्य, उद्रंग, ऊपरी कर, धान्य, तुल्य में भाग आदि विभिन्न प्रकार के कर शामिल थे। उपज का 1/6 भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अगला प्रश्न देखें, हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन किस स्थान पर कराया जाता था? ऑप्शंस प्रयाग, उज्जैन, थानेश्वर, कन्नौज। महामोक्ष परिषद, और इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रयाग। हर्षवर्धन के द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रयाग में कराया जाता था। हर्षवर्धन एक धर्म सहिष्णु शासक था। प्रारंभ में वह शैव मतावलंबी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष वह महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, जिसमें बुद्ध, सूर्य एवं शिव की पूजा होती थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हर्षवर्धन ने निम्न में से किसकी रचना नहीं की थी? ऑप्शंस प्रियदर्शिका, हर्षचरित्र, नागानंद, रत्नावली। और उत्तर है ऑप्शन बी, हर्षचरित्र। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, नागानंद तथा रत्नावली नामक 3 नाटक लिखे थे, जबकि जो हर्षचरित्र है उसकी रचना वाणभट्ट ने की थी। वाणभट्ट ने हर्षचरित्र के अलावा कादंबरी, पूर्व पीठिका और चंडी शतक नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? असफगढ़ अभिलेख, उत्तर गुप्त शासक, बराबर अभिलेख, मौखरी वंश, देवबरनाक अभिलेख, मगध का उत्तर गुप्त वंश, हड़हा अभिलेख, बंगाल का गौड़ वंश। इसके जो ऑप्शंस हैं, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी सभी सुमेलित हैं। इसमें जो 4 प्रकार के ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें ऑप्शन डी सभी सुमेलित है, सही है। अर्थात ये जितने भी अभिलेख हैं वह उनके सम्मुख दर्शित शासकों से संबंधित हैं। गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में मौखरी वंश कन्नौज में विकसित हुआ। बिहार के मगध क्षेत्र से प्राप्त 2 अभिलेखों, अवसड़ अभिलेख तथा देवबरनाक अभिलेख में उत्तर गुप्त शासकों की सूची दी गई है, जबकि बंगाल में गौड़ राज्य की जानकारी हड़हा अभिलेख से मिलती है। इस वंश के शासक शशांक ने गौड़ की राजधानी कर्ण सुवर्ण में स्थापित की थी। अगला प्रश्न, वल्लभी के मैत्रक वंश की स्थापना किसने की थी? वल्लभी का मैत्रिक वंश। ऑप्शंस भट्टारक, ध्रुवसेन द्वितीय, ध्रुवसेन प्रथम और इनमें से कोई नहीं। उत्तर है ऑप्शन ए, भट्टारक। वल्लभी के मैत्रक वंश की स्थापना भट्टारक के द्वारा की गई थी। वल्लभी के मैत्रिक सरदार भट्टारक ने गुप्त शासक से विद्रोह करके अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और वल्लभी में अपनी राजधानी बनाई। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ध्रुवसेन द्वितीय था। हर्ष ने अपनी पुत्री की शादी उसके साथ की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने वल्लभी की यात्रा की थी और वल्लभी को बौद्ध धर्म तथा शैक्षणिक केंद्र का सेंटर बताया था।
अगले प्रश्न, बंगाल में पाल वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस धर्मपाल, गोपाल, देवपाल और नारायणपाल। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। ऑप्शन बी गोपाल राइट आंसर है। बंगाल के गौड़ शासक शशांक की मृत्यु के बाद बंगाल की राजनीतिक अव्यवस्था को ठीक करने के लिए जनता ने गोपाल को स्वयं चुनकर अपना राजा बनाया था। गोपाल बौद्ध धर्म से प्रभावित था और उसने बिहार शरीफ के पास ओदंतपुरी विहार की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखें, बंगाल के किस शासक ने बोध गया में चतुर्मुख महादेव की मूर्ति स्थापित करवाई और नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में दिया? ऑप्शंस गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महीपाल। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी धर्मपाल। धर्मपाल ने बोध गया में चतुर्मुख महादेव की मूर्ति स्थापित करवाई और नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में दिया था। आरंभिक पाल शासकों में धर्मपाल सबसे योग्य था। 11वीं शताब्दी में गुजराती कवि सोरढल ने उदय सुंदरी कथा में उसे उत्तरापत्त स्वामी की उपाधि से विभूषित किया है, अर्थात वह एक प्रमुख शासक था। अगला प्रश्न, बंगाल में जाति प्रथा तथा कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शंस सामंत सेन, विजय सेन, लक्ष्मण सेन, बल्लाल सेन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बल्लाल सेन। जाति प्रथा तथा कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय बल्लाल सेन को प्राप्त है। बंगाल में बल्लाल सेन ने कुलीनवाद के नाम से प्रसिद्ध सामाजिक आंदोलन भी चलाया था। इसने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न, बंगाल के सेन वंश की प्राचीन राजधानी गौड़ के निकट लखनौती नामक नई राजधानी किसने स्थापित की? ऑप्शंस बल्लाल सेन, विजय सेन, लक्ष्मण सेन और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन ने लखनौती में अपनी नई राजधानी स्थापित की थी। लक्ष्मण सेन अपने पिता बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी था। इसने लक्ष्मण संवत प्रारंभ किया। इसने अपने पिता बल्लाल सेन द्वारा प्रारंभ किए गए ग्रंथ अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना को पूर्ण किया। 1202 में बख्तियार खिलजी ने लखनौती पर आक्रमण कर लक्ष्मण सेन को पराजित किया। लक्ष्मण सेन को पूर्वी बंगाल जाना पड़ा। अगला प्रश्न, जयदेव, धोई तथा हलायुद्ध नामक विद्वान किसकी राज्यसभा को सुशोभित करते थे? ऑप्शंस लक्ष्मण सेन, बल्लाल सेन, विजय सेन और अमोघ वर्ष। जयदेव, धोवी तथा हलायुद्ध ये लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में शामिल थे। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई तथा ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता हलायुद्ध शामिल थे। इसके अलावा श्रीधर दास लक्ष्मण सेन का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न देखें, किस अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर का एक जाति के रूप में उल्लेख हुआ है? किस प्रश्न में सर्वप्रथम गुर्जर को एक जाति बताया गया है? ऐहोल अभिलेख, बराबर अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग अभिलेख। और इसका उत्तर है ऑप्शन ए ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख था जो कि बादामी के चालुक्य वंश से संबंधित था। ऐहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, महाकवि राजशेखर किसका दरबारी कवि था? ऑप्शंस महेंद्रपाल प्रथम, महीपाल प्रथम, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए महेंद्रपाल प्रथम सही है, अर्थात महाकवि राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि था। महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, विधि शालभंजिका,
कर विलास आदि महत्वपूर्ण रचनाएं की थी। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस, नागभट्ट, वत्सराज, महेंद्रपाल प्रथम, हरिश्चंद्र। और इसका उत्तर है ऑप्शन डी, हरिश्चंद्र के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की थी, परंतु इस वंश का वास्तविक राजा नागभट्ट प्रथम था। इसकी जानकारी हमें पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार नागभट्ट ने अरबों को परास्त किया था, इसीलिए उसे प्रशस्ति में मलेच्छों का नाशक बताया गया है। अगला प्रश्न, बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में गुजरात आया था? नागभट्ट प्रथम, महिपाल प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। अल मसूदी जो है वह महिपाल प्रथम के शासनकाल में गुजरात आया था। ऑप्शन बी सही है। महिपाल प्रथम ने 912 से 944 ईस्वी तक शासन किया। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार को अल गुजर कहकर पुकारा है। अगला प्रश्न, अरब यात्री अल मसूदी ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा कहा था? गोविंद तृतीय, बलहारा, ध्रुव या अमोघवर्ष? और इसका उत्तर है बलहारा, जिसे हम वल्लभ राज के नाम से भी जानते हैं। अरब यात्री अल मसूदी राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय, जिसका शासनकाल 914 से 929 था, उसके समय में भारत आया था। अगला प्रश्न, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम, दांती दुर्ग, ध्रुव और अमोघवर्ष? ऑप्शन ए, कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कृष्ण प्रथम जो है दांती दुर्ग का उत्तराधिकारी था। इसने द्रविड़ शैली में एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूटों शासकों में किसने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग तथा प्रश्नोत्तर मालिका की रचना की थी? ऑप्शंस, कृष्ण प्रथम, दांती दुर्ग, ध्रुव या अमोघवर्ष? और आंसर है डी, अमोघवर्ष। अमोघवर्ष, जिसका शासनकाल 814 से 878 ईस्वी के बीच था, राष्ट्रकूट शासकों में अंतिम महान शासक था। इसने ही मान्यखेत को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया था। इसके दरबार में जिनसेन, जिसने आदि पुराण की रचना की थी, तथा महावीराचार्य, जिसने गणित सार संग्रह की रचना की थी, ये शामिल थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूटों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्ण प्रथम, दांती दुर्ग, ध्रुव या अमोघवर्ष? और आंसर है दांती दुर्ग। दांती दुर्ग, जिसने 735 से 756 ईस्वी में शासन किया, इसने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को परास्त कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और इसने अरब आक्रमण को भी विफल कर दिया था। अगला प्रश्न देखें, गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कन्नौज में गहड़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रदेव, सूर्यदेव, गोविंद चंद या जयचंद? आंसर चंद्रदेव। चंद्रदेव ने कन्नौज में गहड़वाल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, कन्नौज के गहड़वाल वंश के किस शासक को विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है? ऑप्शंस, चंद्रदेव, सूर्यदेव, गोविंद चंद और जयचंद? और इसका आंसर है आंसर सी, गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र को विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। अगला प्रश्न देखें, जयचंद, जिसने मोहम्मद गौरी को दिल्ली एवं अजमेर पर आक्रमण का निमंत्रण दिया था, वह किस वंश का शासक था? कन्नौज के गढ़वाल वंश का, बंगाल के सेन वंश का, चंदेल वंश का या इनमें से कोई नहीं? और इसका उत्तर है कन्नौज के गढ़वाल वंश का वह शासक था। मोहम्मद गौरी ने
1194 ईस्वी के किस युद्ध में जयचंद को पराजित कर मार दिया था? चंदावर का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और पानीपत का प्रथम युद्ध। इन 4 ऑप्शंस में ऑप्शन ए चंदावर का युद्ध सही है, अर्थात चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर मार दिया था। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न, अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? सिद्धराज, अर्णोराज, अजयराज या वासुदेव? उत्तर है ऑप्शन सी अजयराज। अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने 7वीं शताब्दी में शाकंभरी, जो कि वर्तमान में सांभर एवं अजमेर के निकट है, वहाँ पे किया था। चौहान प्रतिहार शासकों के सामंत थे। अजयराज इसी चौहान वंश का शासक था जिसने अजमेर नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक प्रसिद्ध मस्जिद की दीवारों पर हरी केली नामक संस्कृत नाटक के कुछ अंश उत्कीर्ण किए गए हैं। हरी केली की रचना किसने की थी? अर्णोराज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, अजयराज ने या वाकपति राज ने? और इसका उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ ने हरी केली की रचना की थी। शाकंभरी के चौहान वंश के शासक अर्णोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ था, जिसे वीसल देव भी कहा जाता था। इसने तोमरों पर विजय हासिल किया। वीसल देव के दरबारी सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की थी। प्रश्न अगला देखें। तराइन के किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था? तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन पानीपत का प्रथम युद्ध में या चंदावर का युद्ध? ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध इसका सही उत्तर है। तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 ईस्वी में, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, परंतु तराइन के द्वितीय युद्ध में जो कि 1192 ईस्वी में हुआ, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। कुछ समय पश्चात उसकी हत्या भी करवा दी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद को अपने अधीन अजमेर का शासक बना दिया था। अगला प्रश्न, बुंदेलखंड या जैजाग भुक्ति क्षेत्र में किस वंश का उदय हुआ? बुंदेलखंड या जैजाग भुक्ति, चौहान वंश, परमार वंश, पाल वंश या चंदेल वंश? इसका उत्तर है ऑप्शन डी चंदेल वंश, अर्थात जैजाग भुक्ति क्षेत्र में चंदेल वंश का उदय हुआ। जैजाग भुक्ति क्षेत्र में चंदेल वंश को 8वीं शताब्दी में स्थापित करने का श्रेय नन्नुक को है। चंदेल प्रतिहारों के अधीन सामंत थे। नन्नुक के पुत्र जेजा के नाम पर यह क्षेत्र जैजाग भुक्ति कहलाया। अगला प्रश्न, खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस, यशोवर्मन जो कि चंदेल वंश का था, विद्याधर जो कि चंदेल वंश का था, गोविंदचंद जो कि गढ़वाल वंश का था, या महिपाल जो कि प्रतिहार वंश का था। तो चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन ने। तो ऑप्शन ए सही है। महोबा के निकट कीरत सागर झील का निर्माण किस चंदेल वंशी शासक ने करवाया था? कीरत सागर झील। ऑप्शंस, यशोवर्मन, विद्याधर, कीर्तिवर्मन और परमार्दी देव। तो आंसर सी कीर्तिवर्मन सही है। कीर्तिवर्मन ने 1060 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच शासन किया था। अगला प्रश्न देखें। धारा में प्रसिद्ध मुंज सागर झील का निर्माण किस परमार शासक ने करवाया था? ऑप्शंस, राजा भोज, वाकपति मुंज, सिंधुराज और इनमें से कोई नहीं। मुंज सागर झील जो कि धारा में बनाई गई है, उसका निर्माण वाकपति मुंज ने किया था। परमारों के किस शासक ने अपनी राजधानी उज्जैन को छोड़कर धारा बनाई? ऑप्शंस, सिंधुराज, राजा भोज, उपेंद्र या वाकपति मुंज। तो इसका उत्तर है
राजा भोज। राजा भोज ने अपनी राजधानी उज्जैन को छोड़कर धारा में बनाई। अगला प्रश्न, आयुर्वेद सर्वस्व, सम्रांगण, सूत्रधार आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना किसने की थी? ऑप्शंस, राजा भोज, सिंधुराज, उपेंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है राजा भोज ने आयुर्वेद सर्वस्व, सम्रांगण, सूत्राधार आदि ग्रंथों की रचना की थी। राजा भोज अपनी विद्वता के कारण कविराज की उपाधि प्राप्त था, उसे कविराज कहा जाता था। इसने धारा नगरी में भोजशाला के रूप में विख्यात एक महाविद्यालय बनवाया, भोजपुर नगर बनाया तथा भोजसर नामक तालाब भी निर्मित करवाया था। अगला प्रश्न, गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? गुजरात का चालुक्य वंश। ऑप्शंस, मूलराज प्रथम, भीम प्रथम, कुमारपाल या अजयपाल। तो उत्तर है मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम ने गुजरात के चालुक्य वंश को स्थापित किया था। अगला प्रश्न, गुजरात के चालुक्य वंश के किस शासक के समय 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? मूलराज प्रथम, जयसिंह, भीम प्रथम या भीम द्वितीय। तो उत्तर है ऑप्शन सी, भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, गुजरात के चालुक्य वंश के भीम प्रथम के किस सेनानायक ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शंस, विमल शाह, विजय शाह, जयसिंह या हेमचंद। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न, उड़ीसा के पूर्वी गंग वंश के शासक अनंत वर्मा चोड़गंग ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर का शिव मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर या इनमें से कोई नहीं। अनंत वर्मा चोड़गंग ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 8वीं शताब्दी में पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों के बीच किस पर अधिपत्य के लिए संघर्ष हुआ? बादामी, कन्नौज, उज्जैन या धारा। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच कन्नौज पर अधिपत्य के लिए संघर्ष हुआ। राजपूत काल में नकद रूप में वसूले जाने वाले कर को हम क्या कहते थे? भाग, उद्रंग, हिरण्य या ऊपरी कर। जो नकद रूप में कर वसूला जाता था उसे हिरण्य कहा जाता था, अर्थात हिरण्य नगद रूप से वसूला जाने वाला कर था। अगला प्रश्न, उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की स्त्री से हुए विवाह को क्या कहते थे? अर्थात यदि पुरुष उच्च वर्ण का हो, स्त्री निम्न वर्ण की हो, तो उनके विवाह को क्या कहा जाता था? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, राक्षस विवाह या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुलोम विवाह। अगला प्रश्न, तुरस्क दंड एक प्रकार का कर था जो वसूला जाता था शूद्रों से, व्यापारियों से, मुस्लिमों से या इनमें से कोई नहीं। तुरस्क दंड मुस्लिमों से वसूला जाने वाला कर था। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बंगाल मलबल, पान एवं सुपारी के लिए प्रसिद्ध, मगध धान के लिए प्रसिद्ध, मालवा गन्ना अफीम के लिए प्रसिद्ध और कश्मीर कांसे की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही उत्तर है, अर्थात कश्मीर जो है कांसे की मूर्ति के लिए फेमस नहीं था। कश्मीर वास्तव में लिनन के लिए प्रसिद्ध था और मध्य देश चुनरी के लिए विख्यात था। अगला प्रश्न देखें, राजपूत काल में साधारण लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। इन कौड़ियों को क्या कहते थे? हिरण्य, कपर्दक, धातु या प्रत्यय। हिरण्य, कपर्दक,
धातु या प्रत्यय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कपर्दक। कौड़ियों को कपर्दक कहा जाता था। अगला प्रश्न देखें, किस शासक ने उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर बनवाया था? नीलकंठेश्वर मंदिर, तो इसका आंसर है राजा भोज। राजा भोज ने उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकेश्वर शतक की रचना किसने की थी? लोकेश्वर शतक की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर है वज्रदत्त। वज्रदत्त ने लोकेश्वर शतक की रचना की थी। चक्रपाणि दत्त के द्वारा रचित ग्रंथ है? उत्तर है चिकित्सा संग्रह एवं आयुर्वेद दीपिका। प्रश्न 50वां, इस काल में पौधों से बने कपड़े को क्या कहा जाता था? उत्तर है दुकुल। पौधों से बने हुए कपड़े को दुकुल कहा जाता था। आइए कुछ प्रमुख ग्रंथों की बात करें जो इस काल में रचना हुई थी जिनकी। श्रीहर्ष द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है नैषधचरित। संध्याकर नंदी के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है रामचरित। चंबरदाई के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। हेमचंद्र के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है कुमार पाल चरित। और उद्योतन सूरी के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है कुवलय माला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने गुप्त काल के पश्चात के उन राजवंशों की बात की जो अपने सत्ता के लिए संघर्षरत थे और अपना अस्तित्व स्थापित करने में लगे थे। इस काल से संबंधित प्रश्न काफ़ी अधिक संख्या में पूछे जाते हैं, तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर अपना कमेंट दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।